गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग जी। आइए सारे के सारे स्टूडेंट्स पधारे, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और आज एकदम हम ऑन टाइम अपनी क्लास स्टार्ट करने बेटा। आइए सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी पधारे। अगर हम बात करें तो हम जो है टॉपिक का रिनेम, हाँ आज मैं एक बार अपने चेक करके आपके टॉपिक्स उनके रिनेम कराता हूं बेटा। अगर हम समझें तो हम वर्ब टॉपिक आपके लिए पढ़ रहे थे बेटा। है ना, वर्ब टॉपिक पढ़ रहे थे, बिल्कुल जी। और वर्ब टॉपिक में हमने शायद ट्रांजिटिव वर्ब आपका पढ़ा। जी बिल्कुल। कॉजेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और कॉजेटिव वर्ब कल हमने जो है वो खत्म किया था। आपको मैंने हेल्प बताई थी। तो वर्ब में हमने कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, लास्ट पढ़ा था। कौन सा टाइप था भाई कॉजेटिव वर्ब हमारा? टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 जो माय डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा वो कॉजेटिव वर्ब हमने देखा और शानदार तरीके से आपने उसको जान लिया। पक्का भाई? बताइए जी। बिल्कुल। देखिए अब आगे देखते हैं। आज हम जो कर रहे हैं मेरे दोस्त, टाइप नंबर 10 हम आज कर रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ब की तो टाइप नंबर, सारे सिलेक्ट करके इसको रख लेते हैं। ये हमारे टाइप नंबर थे और आज हम टाइप नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जो अलग से अपना एक टॉपिक भी होता है बेटा। इसको हम बोलते हैं मूड वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मूड वर्ब्स टॉपिक। क्या बोलता हूं मैं इसको? मूड वर्ब्स टॉपिक। तो ये एक अलग से टॉपिक होता है, बड़ा ही शानदार, मूड वर्ब्स। इसलिए इसको मूड वर्ब्स टाइप के बजाय मूड वर्ब्स टॉपिक भी लिखेगा बहुत अच्छे से। ये इसी का, मूड वर्ब्स जो है वर्ब का ही हिस्सा होती है बेटा। मूड वर्ब्स आपको देखनी होती है, बड़े ही अच्छे तरीके से समझनी होती है और ऑफ कोर्स एग्जाम से वो पूछी जाती है। अब मूड वर्ब्स बहुत ज्यादा रिलेट करता है बेटा इंटेंशन ऑफ स्पीकर और कंडीशनल टॉपिक से, क्योंकि वहां पर भी आपने मूड वर्ब्स यूज करी थी। आज उनके हम टेक्निकल नाम जानेंगे। सबसे पहले सवाल यह आता है, ध्यान से देखिएगा बेटा इन चीजों को। सर ये मूड वर्ब्स आखिरकार होती क्या है? ठीक है, मूड वर्ब्स आखिरकार होती क्या है, कैसे हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ साथ देखिएगा। देखो बेटा, मूड वर्ब्स जो होती हैं, मूड वर्ब्स आर यूज्ड, मूड वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर की भावनाओं को दिखाने के लिए मूड वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो मूड वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मूड वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है स्पीकर की भावनाओं को दिखाने के लिए, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर को दिखाने के लिए हम मूड वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। हमने इसको मेंशन कर लिया बेटा, आसान है। चलिए, अब सर भावनाएं दिखाते हैं भी, इंटेंशन ऑफ स्पीकर आपने दो टॉपिक्स में और देखा है बेटा, कंडीशनल में और इंटेंशन ऑफ स्पीकर, एक मैंने जो टॉपिक कराया था उसमें, वहां से ये चीजें रिलेट करेंगे। अब इन मूड वर्ब्स के डिफरेंट क्या होते हैं बेटा? टाइप्स। मूड वर्ब्स के क्या होते हैं? टाइप्स। जैसे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड, सर इंपेरेटिव मूड क्या होता है? इंपेरेटिव मूड होता है माय डियर स्टूडेंट्स जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। तो इंपेरेटिव मूड क्या करता है, नीचे लिखेंगे। इंपेरेटिव मूड
is used to show direct order, direct command, direct request, direct suggestion, डायरेक्ट एडवाइस। मतलब एक शब्द बस याद रखिएगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट वार्निंग, डायरेक्ट हेल्प, मतलब एडवाइस, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट। सर डायरेक्ट मतलब इंपेरेटिव मूड अप्लाई होता है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव मूड अप्लाई होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या दिखा रहा है आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पहचानना। अगर सर, ठीक है, अगर सर हम उसको ना पहचाने, अगर हम उसको ना पहचाने, सपोज ऐसे ही छोड़े, तो हमारे किस काम का काम आएगा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और इवन नरेशन। याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है हमारे, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो हमारे काम का बेटा नरेशन और वॉइस में पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूं। देखो इंपेरेटिव मूड किसे कहते हैं? जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं बेटा, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम डू नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आगे लिखते हैं। अब ये इंपेरेटिव मूड क्या दिखा सकता है? कुछ भी दिखा सकता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, वार्निंग। क्या कैसे पहचानोगे? चलो, अब इसमें मैंने बोला था जब इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम डायरेक्ट, तो इसमें क्या होती है बेटा? ब्रैकेट में लिखेगा हिडन सेंस होती है। हिडन सेंस क्या होती है? हिडन सेंस होती है किस चीज की? स्पीकर यानी कि आई की, और लिसनर यानी कि यू की। मतलब स्पीकर आई ने लिसनर यू को ऑर्डर दिया, आई ने यू को कहा। हिडन सेंस क्या होती है बेटा? स्पीकर आई ने यू को कहा, इसलिए हम बोलते हैं आई ने यू को कहा, ठीक है, ऑर्डर दिया, सजेस्ट किया, और ना जाने क्या क्या किया, वो पहचानना है आपको सेंटेंस। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, जब आप ये बोलते हैं ना, जब आप ये बोलते हो, सपोज करो क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ करो, तो एक बात बताओ, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ करो, तो इसका सब्जेक्ट कहां है? सर हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इसका सब्जेक्ट कहां चला गया? मैंने बोला बेटा इसका सब्जेक्ट जो है ना, वो हिडन है, छिपा हुआ है। कौन है? यू, क्योंकि आई ने यू को ऑर्डर दिया कमरे को साफ कर, तो आई ने यू को ऑर्डर दिया। कैसे पता चला? पढ़ के पता चला बेटा, पढ़ के पता चला। सर कह रहा है क्लीन, कमरा साफ कर, कमरा साफ कर मतलब आई ने यू को ऑर्डर दिया। आपको यही पहचानना है। अब बच्चे सोचेंगे पेपर में इंपेरेटिव मूड से एरर आएगा। इंपेरेटिव मूड से बेटा एरर नहीं आएगा, इंपेरेटिव मूड पैसिव वॉइस में काम आएगा। अगर मैं बोलूं इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो इसका पैसिव वॉइस पता है क्या बनेगा बेटा? यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम। आपको ऑर्डर दिया जाता है इस कमरे को साफ करने का, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम। ये ऑर्डर कहां से टपका? इसकी सेंस से। अगर मैं इसी में ये कर दूं बेटा, सपोज प्लीज क्लीन दिस रूम, प्लीज इस कमरे को साफ कर दो। अब बताओ आई ने ऑर्डर दिया या ये रिक्वेस्ट है? सर रिक्वेस्ट है। क्यों? प्लीज आ गया सर। सो बताओ क्या होता है? इंपेरेटिव मूड का मतलब होता है जब आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अप्लाई करते हैं, उसमें यह पहचानिए बेटा स्पीकर जो आई है वो यू को क्या कह रहा है। रिक्वेस्ट करके कुछ कह रहा है, ऑर्डर करके कुछ कह रहा है, तो ये है डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब ये शॉर्टकट होता है, तभी तो आप डायरेक्ट ऐसा बोलते हो। अब अगर मैं इसमें नेगेटिव बनाऊं, ठीक है, मैं बोल दूं डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, ऑर्डर है। नेगेटिव ऐसे बनेगा, अफर्मेटिव ऐसे बनेगा, ऑर्डर है, वार्निंग है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, वार्निंग हो सकती है, वहां मत जा। तो ये चीजें हैं। इंपेरेटिव मूड का मतलब होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में किसकी सेंस है? ऑर्डर की। सोल्जर होगा तो कमांड करेगा, रिक्वेस्ट है, सजेशन दी है, सजेशन दो। सजेशन या एडवाइस कैसे देंगे बेटा? जैसे मैंने बोल दिया भाई टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर ले भाई, टेक सम रेस्ट। अब कोई किसी को क्या देगा?
सर एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है, या सजेशन दे रहा है बेटा, सजेशन दे रहा है, भाई थोड़ा आराम कर ले यार, वो चीजें आ जाती हैं, इसको इंपेरेटिव मूड बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ सर पेपर में एरर कैसे आएगा, भाई हमारे पास यही तो है, पेपर में एरर कैसे आएगा, तो हमने पेपर में देखा सर एरर नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में चेंज करने देगा, कि जब आप इंपेरेटिव मूड का पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, तो बनाने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा बेटा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑर्डर है, सो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम, इसमें बेटा यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन दिस रूम, इसमें यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, इसमें यू आर एडवाइज टू टेक सम रेस्ट, तो वो चीजें यहां पर आपको अप्लाई होने लग जाएंगी बेटा, बस इसके काम आएगा। इसलिए बच्चे सोचते हैं इंपेरेटिव मूड से एरर तो आते नहीं, एरर आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो वो समझोगे कैसे उसको पैसिव, उसके लिए इंपेरेटिव मूड, वो इंटेंशन ऑफ स्पीकर समझनी पड़ेगी, आई ने यू को ऑर्डर दिया होगा, वो हिडन सेंस। इसीलिए बच्चा सोचता है सर हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ही नहीं होता, होता है बेटा यू, हिडन होता है। इसीलिए सबसे छोटा सेंटेंस क्या होगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, सबसे छोटा सेंटेंस है ये रन। रन का मतलब दौड़ना, दौड़, भाग अर्जुन भाग, रन दौड़, राइट लिख, सिट बैठ, स्टैंड खड़ा हो, ये सीधा पूरा सेंटेंस है बेटा, ये खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो, और ये पूरा सेंटेंस बना रही है। आई ने यू को क्या किया होगा, ऑर्डर दिया होगा, रन दौड़, सिट बैठ, कम आओ, आना नहीं, वो तो जिरिंड हो गया, कमिंग गोइंग, समझ रहे हो, वो तो जिरिंड होगा, रनिंग हेल्थ के लिए अच्छी है तो रनिंग है, वो रनिंग आईएनजी लगाना पड़ेगा। खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा सेंटेंस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, खाली सबसे छोटा सेंटेंस में हो सकता है। तो सर वर्ब आई तो सब्जेक्ट कैसे नहीं आया, सब्जेक्ट के बगैर वर्ब किस काम की, है ना बेटा, पक्का है इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन दौड़ेगा, यू दौड़ेगा, तो सब्जेक्ट कौन है इसका, यू है, तो यू हिडन सब्जेक्ट है, लिखेगा नहीं। तो इसलिए मैंने बोला मेरे बच्चे, जब कभी भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हिडन सेंस होती है, स्पीकर कौन होता है, आई, लिसनर कौन होता है, यू, तो ये यू ही तो बेचारा हिडन सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो इसमें यू क्या है, हिडन सब्जेक्ट, यू हिडन सब्जेक्ट है कि नहीं बेटा। तो इंपेरेटिव मूड को जानना जरूरी है, वरना आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे जानोगे, अगर इनको नहीं जानोगे तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, या नरेशन कैसे बनाओगे, आया बेटा। तो उन चीजों को समझना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट शब्द यूज किया जाता है इसके साथ, डायरेक्ट, इसलिए मैंने डायरेक्ट पे लगाया ना स्टार, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट सजेशन, डायरेक्ट एडवाइस, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट बोलोगे। डायरेक्ट का मतलब हिडन रखोगे सब्जेक्ट को। एक मैं ये बोलूं, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, और एक सीधा बोल दूं, वहां जा, ये होता है ना शॉर्टकट। अगर ऐसे बोलेंगे ना, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, ऐसे भी बोलना सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, इसलिए इसको डायरेक्ट होता है, उसे इनडायरेक्ट बोल दिया जाता है। वो चाहता है कि तुम वहां जाओ, वहां जाओ, तो डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है बेटा, इसमें चीजें हिडन रखी जाती है। सर अगर मैं ऐसे पूरा बोलना चाहूं तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां जाओ, बिल्कुल सही है, लेकिन ये अलग मूड बन जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहे, इसमें पूरी बात बोल रहे हो, तो इसमें पूरी बात है नहीं, इसमें डायरेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं जाना तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से या फर्स्ट फॉर्म से। सो इंपेरेटिव मूड इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नेचर के बारे में बताता है कि आई ने यू को क्या कहा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हिडन सेंस, आई ने यू को, तो आई ने यू को कहा, ऑर्डर दिया, सजेशन दिया, क्या दिया, इसी को बोलते हैं बेटा इंपेरेटिव मूड। अगर ये नहीं जानोगे तो इसका नरेशन और वॉइस नहीं बना पाओगे, जब नरेशन वॉइस नहीं बना पाओगे तो मर गया, फिर तो फंस गए। तो इसका मतलब बेटा इंपेरेटिव मूड जो हमारे पास आएगा पेपर में, वो आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा नरेशन और वॉइस में काम आएगा, अलग से सेपरेट एरर नहीं बनेंगे, ठीक है, सेपरेट एरर नहीं बनेंगे। क्या बनाएगा उसमें, ये लिख के क्या एरर देगा, ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, क्या बनाएगा, ठीक है। हाँ छोटा मोटा, ठीक है, एरर देना है नहीं पेपर में कि ये दे दे टू क्लीन दिस रूम, अब टू काटो बोलो क्लीन दिस रूम आना था, बिफोर क्लीन दिस रूम, बिफोर नहीं क्लीन दिस रूम आना था, सीधी ऑर्डर, तो ये एरर तो देगा नहीं बेटा कि बच्चों वाले एरर बनाने की कोशिश करें। लेकिन याद रखना जो बात मैंने अभी समझाई, अगर आपको ना पता होती तो आप वॉइस और नरेशन कैसे बनाओगे,
तो ये चीज वॉइस नरेशन में मदद करेगी। कॉपी करके छोड़ो बेटा। तो ये था पहला मूड, इंपेरेटिव मूड। ठीक है, तो इंपेरेटिव मूड के बाजू में लिख दो बेटा, इंपेरेटिव मूड वॉइस नरेशन टॉपिक में यूज होगा। भाई वहां यूज होगा अगर आपको वॉइस नरेशन टॉपिक में यूज होगा। या ठीक है, इसीलिए कोई टेंस तो नहीं है बेटा। एक और बात बताओ, क्लीन दिस रूम ये कौन सा टेंस है? क्लीन दिस रूम ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कौन सा टेंस है सर? कोई टेंस ही नहीं है, कोई टेंस ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, अब समझ गए, समझे? ये कोई टेंस नहीं है बेटा, तो क्या बोलोगे सर? इंपेरेटिव मूड है। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और नेगेटिव में ये, तो ये कोई टेंस नहीं होते इंपेरेटिव सेंटेंस। आप बोलोगे सर ये इंपेरेटिव मूड है जो इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहा है, ये कोई टेंस नहीं है। तो इनके पैसिव कैसे बनेंगे वहां सीखेंगे। रन का पैसिव बेटा वहां सीखेंगे पैसिव वॉइस में। यहां पैसिव नहीं सिखा रहा मैं, वर्ब टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इनका पैसिव यू आर ऑर्डर टू रन बन जाएगा, लेकिन हम पैसिव वॉइस नहीं सीख रहे हैं। यहां आपको बता दिया सिर्फ नरेशन और वॉइस में मेरे बच्चे काम आएंगे। सीखेंगे कब? वॉइस में सीखेंगे भैया कि इंपेरेटिव मूड का या इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनता है। यहां नहीं। करिए कॉपी फटाफट। हो गया जी, आगे बढ़े। सर नेक्स्ट कौन सा मूड होता है? टाइप नंबर 2 बेटा, इसे बोलते हैं इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड का मतलब पता है क्या होता है? ये इंडिकेट करेगा बेटा कुछ। इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। आपने बोला कि जी क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेटिव मूड इंडिकेट करेगा मतलब कौन सी स्टेटमेंट की रियल सेंस क्या है। तो आप एरो लिखिए, रियल सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की रियल सेंस क्या है, और इसी को बोलते हैं बेटा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर क्या है। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर इन अ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में कवि क्या कहना चाहते हैं। बचपन याद है, हमेशा जो टीचर पूछते थे ना कवि क्या कहना चाहते हैं, ये इंडिकेटिव मूड है बेटा। कवि क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात इंटेंशन ऑफ स्पीकर में क्या कहना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा इंडिकेटिव मूड आपने इंटेंशन ऑफ स्पीकर में देखा। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, चलो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में देखा और टेंस में देखा। आप इसके बगैर आप कोई बना ही नहीं पाते कोई भी सेंटेंस। कैसे? देखो, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया बेटा, काउज आर एनिमल्स। काउज एनिमल्स होती है, तो अपने आप में ये तो एक फैक्ट है बेटा। हाँ, ये तो अपने आप में एक फैक्ट है, काउज आर एनिमल्स, काउ एनिमल्स होती है, फैक्ट है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस? सर एक फैक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेटर होता है ना इशारा, इंडिकेटर आप राइट का इंडिकेटर दे रहे हो तो राइट मुड़ोगे, इंडिकेट कर रहे हो आप इशारा। तो सेंटेंस क्या इशारा कर रही है? फैक्ट। अब कोई बंदा ये बोले दिस काउ इज एनिमल, ये काउ एनिमल है, मतलब तो क्या बाकी एनिमल नहीं है? अरे एनिमल तो सब है, तो खाली ऐसा क्यों बोल रहे हो दिस काउ इज एनिमल?
ये काउ एनिमल है, तो क्या बाकी काउ एनिमल नहीं है? बाकी भी है। फिर तो आप तो गलत बोल रहे हो, दिस काउ इज एनिमल, ऐसे बोलो काउज आर एनिमल्स। तो ये एरर कैसे पता चला? सर ये कोई फैक्ट है, तो एक काउ एनिमल थोड़ी ना है, सारी की सारी है। तो ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि भाई एक ही काउ एनिमल हो, तो ये क्या बात हुई? तो आपने बोला ये तो गलत हो गया। तो बेटा ये चीज कौन सी स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती है, इसको पहचानना, रियल सेंस एक स्टेटमेंट की पहचानना, फिर उसमें एरर निकालना, वही होता है इंडिकेटिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड अलग से कोई मूड वर्ब नहीं है, ये अपने आप में इंडिकेशन को पहचानना है, किसी भी स्टेटमेंट के रूल पे नहीं चलना है। इंडिकेटिव मूड यही कहता है, डू नॉट फॉलो रूल्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द सिचुएशन। सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखो, रूल्स को फॉलो मत करो। समझ में आई? चलिए जरा बात को बड़े ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला ही इज अ ग्रेट टीचर, वो एक महान अध्यापक है। तो बेटा ये बात समझ आई। कोई अगर ये बोले ही इज बीइंग अ ग्रेट टीचर, वो एक महान अध्यापक बन रहा है, अरे नॉनसेंस हो, क्योंकि महान अध्यापक या तो है या नहीं है, बन रहा है क्या होता है, कोई एक्शन थोड़ी ना है। ये चीजें पहचानना बेटे इंडिकेटिव मूड है। कौन सी स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रही है, कोई फैक्ट, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई आपका ये कहो कि कोई प्रोसेस फील तो नहीं हो रही है, कोई प्रोसेस है तो उसमें कोई चीज क्यों लगाओगे, कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई फलाना चीजें तो नहीं है। तो याद आई वो बातें आपको इंटेंशन ऑफ स्पीकर में जो पढ़ाई थी और जो टेंस में चीजें बताई थी, वो सारी की सारी इंडिकेटिव मूड है। तो इंडिकेटिव मूड अलग से कोई टॉपिक नहीं, ये आपका टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर ही टॉपिक है बेटा। ये था टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में भी कुछ नहीं पढ़ना। टाइप नंबर 1 कहां काम आएगा बेटा? वॉइस और नरेशन बनाने में इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझो, वो क्या कहना चाहते हैं, वही होता है इंपेरेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के रियल स्टेटमेंट का रियल मीनिंग पता करना, रियल मीनिंग जो आपने इंटेंशन ऑफ स्पीकर टेंस में पढ़ा। ठीक है, डर है? वेरी गुड। तो बिल्कुल बहुत ही आसान होगी। अब टाइप नंबर 3 बेटा, हो गया ना कॉपी? चलो बाबू, टाइप नंबर 3। सर टाइप नंबर 3 क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा सब्जंक्टिव मूड। क्या बोला? सब्जंक्टिव मूड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंपेरेटिव तो चलो वॉइस में आ जाएगा, नरेशन में आ जाएगा, सब्जंक्टिव मूड बड़ा है। क्या होता है सर ये सब्जंक्टिव? सब्जंक्टिव मूड में पहला इसका जो हम देखें ए टाइप, वो होता है बेटा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। क्या होता है भैया? इसको तो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, पहले 2 मूड बता दो। एक होता है प्रेजेंट के बाद पास्ट सब्जंक्टिव मूड। अच्छा, एक पास्ट सब्जंक्टिव मूड होता है सर। हाँ, तो ये कराऊंगा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड अभी 5 मिनट बाद। पहले इन दोनों को बताता हूं जो दूसरे वाले। एक होता है बेटा पास्ट सब्जंक्टिव मूड। आपने बोला सर समझाओ, मजा आएगा। आपको पता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? क्या होता है सर? ध्यान से देखना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो द प्रेजेंट इमेजिनेशन, टू शो द प्रेजेंट इमेजिनेशन, उसको हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। सर मजे ले लो, ऐसा ऐसा मतलब देखो बेटा, ये आप पढ़ चुके हो। कैसे? जब आप ये बोलते हो ना मेरे बच्चे, आई विश, काश, आई वर अ किंग, काश मैं राजा हूं, ये आपने पढ़ लिया। तो अब तक आप इसको, आपको ना मैंने इसका टेक्निकल नाम नहीं बताया था। अब तक मैं पता है क्या कहता था? बताओ बेटा, यहां वॉज आएगा, वर आएगा? सर वर आएगा। ये क्या है? सेकंड फॉर्म है सर। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस? नहीं सर, आपने मना किया था, ये टेंस नहीं है सर। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है सर? आपने ये कहा था ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है सर। बेटा यही तो बताया था मैंने तो आपको। सर आपने हमें सिखाया था ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस में आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो टेंस होती है सर। अगर इमेजिनेशन में यूज होती है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है। वेरी गुड। वो प्रेजेंट इमेजिनेशन जब सेकंड फॉर्म दिखाए तो उसे क्या कहते हैं सर? मूड वर्ब कहते हैं। आपने ये भी हमें इशारा कर दिया था। ओके, अब आज के बाद आपको उसका टाइप भी पता चल गया बेटा। इसी को कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड। बस मेरे भाई, तो सर पढ़ाओ ये मूड। क्यों पढ़ाऊं बे? हो गया ये, पढ़ाओ ये मूड, हो गया ये। अब ये बताओ किस किस टॉपिक में देखा? सर आपने इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बताया और कंडीशनल्स में बताया। ठीक है, तभी तो हमने ये देखा था बेटा,
अगर याद हो आपको, अगर मैं कहूं इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, तो वो पास हो जाए। तो बेटा ये सेकंड फॉर्म है इफ के साथ, हां, तो ये भी आपका पास सब्जेक्टिव मूड है। इस पर क्या एरर आएंगे, हमने नहीं पढ़ना, पढ़ लिया। ओ ओ देखो अगला सी, सर ये तो पढ़ा दो, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, बाबू ये भी पढ़ लिया। ये क्या होता है सर, अभी बताता हूं। परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब पता है क्या होता है बेटा, बताओ सर बताओ क्या होता है। इसका मतलब होता है जब हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं बेटा पास्ट इमेजिनेशन के लिए। तो मैंने आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस बोलने से मना किया था ना। हाँ, क्या बोला था, क्या बोला था कि बेटा ये अपने आप में मूड वर्ब है। आज उसका टाइप भी पता चल गया। इसलिए जब आप ये बोलते हो आई विश आई हैड मेट हिम, काश मैं उससे मिल लिया होता, वेन आई वॉज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था। तो बेटा जब आप मुंबई में थे तो ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है। तो यहां बेटा मेट आएगा कि हेड मेट आएगा, सर मेट नहीं सर, वेन आई वॉज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था। तो पास्ट टाइम, पास्ट टाइम के साथ क्या आएगा, पास्ट इमेजिनेशन, तो ये कटेगा, ये आएगा। देखा, एक और बात बताता हूं, आई हैड वॉन्टेड, आई हैड वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, या आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, बट आई कुड नॉट सक्सीड, पर मैं सफल ना हो सका। ओह, हो, हो। बताओ बेटा, परंतु मैं सफल, सफल ना हो सका। बताओ बेटा, आप ये बोलोगे सर परंतु मैं सफल ना हो सका, मतलब क्या है, पास्ट सेंस है ना बेटा। मैं डॉक्टर बनना चाहता था परंतु मैं सफल ना हो सका, तो ये पास्ट सेंस है, या ये कहूं मेरे बच्चे ये पास्ट रिग्रेट है, परंतु मैं सफल ना हो सका। तो बेटा आई हैड वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, आई हैड वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था परंतु मैं सफल ना हो सका। दूसरा देखो एक और, माई माई दोस्त हैड वॉन्टेड, या माई दोस्त वॉन्टेड टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, परंतु उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। क्या बोलना चाहोगे, हैड वांटेड, क्यों, परंतु उसके पास पैसा नहीं था, मतलब ये पूरा सेंटेंस पढ़ के क्या लगा, पास्ट रिग्रेट। इसलिए बेटा जब पास्ट रिग्रेट दिखानी होती है तो हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। नॉट, नॉट करके लिख लेना, पास्ट रिग्रेट, पास्ट रिग्रेट जब दिखाना होगा ना बेटा, आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा, मैं ऐसा करना चाहता था पर हो ना सका। और ये हमारे पास इमेजिनेशन दिखाएगा, तो बेटा याद रखना परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड कहां दिखा है आपको, यहां दिखा, आपको कंडीशनल्स में भी दिखा, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आया होता तो मेरे दोस्त से मिल लिया होता। तो बेटा ये भी हमने पढ़ा। तो सर पढ़ना क्या मूड में हमें, सिर्फ ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब इस सब्जेक्टिव मूड में बस हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ना है। क्यों, वो आपने नहीं पढ़ा बेटा, वो सारा नया है आपके लिए, ये सारा नया है।
अब पढ़ाऊंगा आपको मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है भैया, समझ आ रहा ना, इजी है। तब भी मैंने रिवाइज करा दिया आपका हल्का, फटाफट कॉपी कर लो। नहीं बेटा, आप वीओडी से सिलेबस करो, लाइव से करो, कोई फर्क नहीं। बस पढ़ लो, सिलेबस पूरा कर लो, नंबर आएंगे एकदम बिंदास झकास। अब हेडिंग डालो भैया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। भैया अब जानना पड़ेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जानना पड़ेगा भैया, ठीक है। अब पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है सर, क्या होता है? बहुत आसान है ये भी, और आसान करके बताऊंगा आपको। मुश्किल तो कुछ है ही, कसम से। ना वो क्या मुश्किल है, ना कॉम्प्रीहेंशन मुश्किल। अब कॉम्प्रीहेंशन भी कराऊंगा मैं आपका। ना प्रेपोजिशन मुश्किल था। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज समय मांगती है बेटा। मुश्किल तो मोटे इंसान का पतला होना भी नहीं है, और पतले इंसान का मोटा होना भी मुश्किल नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट आपका पेशेंस और समय मांगती है चीज। वो मुश्किल तब बनती है जब बच्चा कसम से आता है और चाहता है 3-4 महीने में वो तुर्रम खा बन जाए। मुश्किल तब पड़ती है चीजें। माना बेटा एक सब्जेक्ट संभाल लोगे, 4-4 सब्जेक्ट 4 महीने में कैसे संभाल लोगे? इट विल टेक टाइम। 5-6 महीने में सिलेबस पूरा होगा, फिर ध्यान से अपना मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करोगे, तब जाके एक बंदा अपने आप को तैयार करता है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए। समझ में आई बात? उस चीज को आपने दिमाग में रखना। मुश्किल तब बनती है जब हम छपरियों वाली हरकत करते हैं। हम सोचते हैं साला थोड़ा सा पढ़ के पूरा जान जाएंगे। मैंने इसलिए गुस्सा करता हूँ हमेशा। गोल्डन रूल पढ़ेंगे 100, गोल्डन रूल पढ़ेंगे 120 पढ़ लोगे, इंग्लिश आ जाएगी, अंग्रेजी आ जाएगी। क्या पागलपन है, क्या पागलपन। बट लोग उतना समय देने के लिए तैयार नहीं। वहीं पर आप मेनली गड़बड़ करते हैं। इसलिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बट समय, आपका पेशेंस, पॉजिटिविटी, डेली अपने आप को मोटिवेट रखा करो बेटा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, अच्छा पढ़ रहा हूं, बेहतरीन है। अच्छे से पढ़ते जाना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना? डन, चलो। अब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात करते हैं बेटा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? तो आपने बोलोगा इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड टू शो। अब देखना, एक शब्द लिखने वाला हूं मैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑर्डर, सजेशन, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, रिक्वेस्ट। आप बोलोगे सर ये क्या है, सर ये क्या है? बताओ। मैंने बोला क्या है ये? सर इनडायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट, अरे सेम चीज तो उसकी थी सर, इंपेरेटिव मूड की। हाँ, बस क्या जुड़ा है? इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट का मतलब है बेटा, शॉर्टकट मत बोलिए, शॉर्टकट मत बोलिए, वहां चला जा ना, ना 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 ना, पूरा बोल। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां जाओ, ऐसे। मतलब सेम चीज को पूरा रायता फैला के बोलो।
कोई चीज हिडन मत छोड़, उसको बोलते हैं बेटा इंपेरेटिव, मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। इंपेरेटिव मूड, जा वहां, गो देयर, गो देयर, जा वहां। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, आई ऑर्डर यू दैट यू गो देयर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम वहां जाओ। ये है पूरी की पूरी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, और कोई फर्क नहीं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फॉर्मेट देखो बेटा। 100% आपको यहां वो सब्जेक्ट नजर आएगा जो ऑर्डर दे रहा है, जो कमांड कर रहा है, तो इसके बाद वो वर्ब भी नजर आएगी। इसके बाद हो सकता है जिसको ऑर्डर दिया वो बंदा हो या ना हो, इस पे स्टार लगाना, हो सकता है ना हो या हो, मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन ये वर्ब क्या होगी, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं तुम वहां चले जाओ। एक सोल्जर क्या करेगा, कमांड करेगा, कमांडर सोल्जर को क्या करेगा, मैं तेरे को सजेशन दे रहा हूं, सजेस्ट कर सकता है। मैं तेरे को एडवाइस कर रहा हूं तू वहां जा, एडवाइस कर सकता है। मैं तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तू जहां जा, रिक्वेस्ट कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, चाहना हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप कैसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी देख सकते हैं। तो आपको वर्ब रटने की जरूरत नहीं, आपको ये पड़ेगा ऑब्जेक्ट आना बेटा, ऑब्जेक्ट है हमेशा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कमांड करता हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि तुम वैसा करो, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम वैसा करो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम वैसा करो, मैं चाहता हूं कि तुम वैसा करो। क्या चाहते हो, क्या ऑर्डर दिया, हमेशा कंजंक्शन दैट आएगा बेटा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमेशा उसके बाद कंजंक्शन दैट आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वैसा करो। क्या ऑर्डर दिया, क्या ये, जब चीजों को एक्सप्लेन करते हो दैट आता है, हमेशा आपको दैट कंजंक्शन दिखाई देगा। ऐसे पहचानना आपने मूड, ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद बेटा आपको सब्जेक्ट नजर आएगा भाई, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, हाँ। उसके बाद क्या, जो भी आप उसके कह रहे हो बोल दो, हाँ, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर। कौन सी फॉर्म लगाकर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर। कौन सी फॉर्म लगाकर बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर, ठीक है, हाँ, प्लस फिर आगे जो भी बोलना है बोलते हैं। बस अब यहां क्या करोगे आप, एक लाइन का गैप, दो लाइन का गैप और तीन लाइन का गैप छोड़, क्या करोगे, तीन लाइन का गैप छोड़ दोगे, यहां पर कुछ लिखवाऊंगा, यहां पर कुछ लिखवाऊंगा और यहां पर भी कुछ लिखवाऊंगा। तीन लाइन का गैप छोड़ दोगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे। देखो कितने लाइन का गैप, तीन, तीन लाइन का गैप छोड़। इसीलिए बेटा जब यहां देखते हैं आप, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, दैट आया, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें ये मूड नहीं है, ये तो टेंस के हिसाब से आएगी। ऑर्डर दिया था, देते हो, जो भी, ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। ये वर्ब तो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो भी आए। लेकिन बेटा, लेकिन बेटा ये अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं, यही है, यही है जिसे हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। इसी वर्ब को हम कहेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और बेटा ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलेगी, फिक्स है, फिक्स है, ये नहीं बदलेगी। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और याद रखना, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, हाँ, नॉट टेंस। ये टेंस नहीं है प्रभु, टेंस ना बनाए, वरना कई बच्चे यहां ज्ञान बांटेंगे। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैंने बोला क्या ये टेंस है, नहीं सर, तो फिर पागल हो गया। तो ये टेंस नहीं है बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाते हो, है, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाते हो, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, मैं चाहता था कि तुम वहां जाओ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे। ये टेंस वेंस नहीं है, इसलिए बेटा ये फिक्स रहेगी। चाहे तुम आगे प्रेजेंट लिखो, चाहे तुम पास्ट लिखो, चाहे तुम फ्यूचर लिखो, भाड़ में गया, इसे कोई मतलब नहीं, ये चीज सेम। पता है क्यों, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, मैं चाहता था कि तुम वहां जाओ, मैं चाहूंगा कि तुम वहां जाओ, ये सेम है बेटा। जाओ जाओ जाओ, सीधा कमांड, सीधा कमांड नहीं कर रहा हूं ये। और इंपेरेटिव मूड कैसा था, ये सारा हटा दे। इंपेरेटिव मूड कैसा था, ये सारा हटा दे, सीधा ये बोल, ये इंपेरेटिव मूड था। ये पूरा लगा दिया, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट बोल दिया जाता है ऑर्डर करना, क्योंकि आप पूरी बात बोलते, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करते। डायरेक्ट ऑर्डर था तो वो इंपेरेटिव मूड था, ठीक है। चलिए अब जरा चीजों को समझ के देखते हैं एग्जाम्पल से। अब इंग्लिश बनाओ, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, या मैं चाहता हूं कि
वो वहां जाए। सपोज मैंने ही की बात की, देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि आई वॉन्ट दैट वो वहां जाए, ही गो देयर। अब यहां बेटा तुम गोज करो और यहां तुम वेंट करो, तो ये टेंस बना लोगे तुम इसको, तुम तो इसको टेंस बना लोगे। टेंस बनाओगे तो क्या बकवास लगेगा। ये देखो, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाते हो, हैं? मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाते हो, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, और ऑर्डर कैसे करोगे, फर्स्ट फॉर्म से। मैं चाहता हूं कि तुम वहां गए थे, मैं चाहता हूं कि तुम वहां, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, तो ना गोज ना वेंट गो। अब अगर मैं आपको ये टॉपिक ना पढ़ाता तो सच्ची सच्ची बताना, कसम खा के, मां कसम खा के बता, तुम गोज लगाते हैं, है ना? तुम क्या लिखते, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट ही गोज देयर, आई वॉन्ट दैट ही वेंट देयर। मैं चाहता हूं कि वो वहां जाए। समझ में आई बात? मैं चाहता हूं कि वो वहां जाए, आई वॉन्ट दैट ही गो देयर, गोज। गोज लगाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्या तुम इस बात के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल पाओगे? मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाते हो, है? नहीं सर। मैं चाहता हूं कि तुम वहां गए थे, तुम टेंस लिख ही नहीं पाओगे बेटा यहां। तो तुम ध्यान से देखो, तुम यहां टेंस लिख ही नहीं पाओगे। तुम टेंस लिखोगे नॉनसेंस मीनिंग आएगा, तो ही के साथ गोज लिखोगे, क्योंकि यही बनेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। समझ में आई? अब एक काम करो बेटा, आप इसे पास्ट बना लो, तब भी सेम रहेगा। आई वॉन्टेड दैट, यहां लिख दो, तुम इसे पास्ट बना लो। आई वॉन्टेड दैट, मैं चाहता था कि, आई वॉन्टेड दैट मैं चाहता था कि, ठीक है, तुम वहां जाओ, ही गो देयर। मैं चाहता था कि तुम वहां गए थे, मैं चाहता था कि तुम वहां जाते हो, नहीं। आप टेंस कैसे लिखोगे? अब कई बच्चा तो रट लेता है, पास्ट से स्टार्ट हुई बात पास्ट पे खत्म होगी, हूं, वॉन्टेड वेंट। अभी पागल, मैं चाहता था कि तुम वहां गए थे, मैं चाहता था कि वहां तुम जाते हो, मैं चाहता था कि तुम वहां जाओ, प्रेजेंट सब्जेक्टिव। इसलिए मैंने बोला बेटा, भाड़ में गया सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई वॉन्ट दैट यू गो देयर, आई वॉन्ट दैट यू गो देयर। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। अब ये क्या है? अब मैंने आपके पास दो ऑप्शन रखे, क्या ये टेंस है या ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। अब नॉर्मल बच्चा तो सोचेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने बोला कैसे? सर, सर मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, ठीक है, हाँ, तो ये तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे नहीं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो यू गो देयर, तुम वहां जाते हो, ये तो फैक्ट है। फैक्ट है तो इंडिकेटिव मूड, फैक्ट कैसे हो जाएगा ये? फैक्ट कैसे हो जाएगा? मैं चाहता हूं तुम वहां जाते हो, फैक्ट है, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, टेंस नहीं है ये, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। यू गो देयर खाली लिखूंगा ना तो टेंस होगा, यू गो देयर, दे गो देयर, ही गोज देयर, शी गोज देयर, तब टेंस होगा, इसके साथ मिलकर नहीं। इसलिए ये फॉर्मेट जब भी अप्लाई होगा, कितना कुछ कर लो, यहां टेंस नहीं आ सकता। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? चलो और एग्जाम्पल है अभी तो बहुत सारे, कॉपी करो, लेकिन आसान है ना? आसान बना दिया, कोई भी बच्चा ये तो नहीं कह सकता मुश्किल है। बता दो मेरे पास बंदूक रखी है, इधर से गोली मार दूंगा मैं सीधी, ठाए ठाए ठाए, कलेश ही खत्म करते हैं। क्योंकि कई बच्चों का ना अलग ही सिस्टम होता है।
ठीक है भैया। बढ़िया भाई, हो गए ना तो। चलिए अब एक और आंसर करो, अब और एग्जांपल बेटा। मैंने बोला ही ऑर्डर्ड हर, उसने उसे ऑर्डर दिया था कि शी क्लीन, शी क्लीन्स, शी क्लीन्ड द रूम। अब मैंने तो आपको टॉपिक पढ़ा दिया बेटा। अब एक आम बच्चा, नॉर्मल बच्चा, प्यारा बच्चा, सीधा बच्चा, जो पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ता है, 60 घंटे वाले टीचर के पास चला जाता है, मात्र 60 घंटे में कर इंग्लिश। आप बताओ सर, क्या लग रहा है आपको पाजी? आप बोलोगे उसने उस लड़की को ऑर्डर दिया था कि वो कमरा साफ करती है। उसने उस लड़की को ऑर्डर दिया था कि उसने वो कमरा साफ किया था। उसने उस लड़की को ऑर्डर दिया था कि वो लड़की वो कमरा साफ करे। आ आ आ अब कई वाले यहां फंस जाएंगे, पास से स्टार्ट हुई बात, पास पे खत्म होगी, क्लेम्ड आएगा। लेकिन आप नहीं मेरे बच्चे, आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है भैया, आसान हो गया है ना, बिल्कुल आसान है बेटा। मस्तानी लाइफ, मेंटोस जिंदगी है कि नहीं। अब ध्यान से सुनेगा। आपने बोला सर ये भी बिल्कुल आसान है। अगला एग्जांपल, एक बात बताओ, अगर मुझे ये बातें नेगेटिव में बोलनी हो तो, अगर मुझे ये बातें नेगेटिव में बोलनी हो तो, ठीक है, तो क्या करूं? उसने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहां ना जाए, मैं चाहता था कि तुम वहां ना जाओ। ना जाना 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 है कि नहीं? क्या करेंगे देखो, मैंने बोला बेटा आई वॉन्टेड दैट, देखो बहुत बढ़िया चीज, आई वॉन्टेड दैट, हाँ, शी नॉट गो देयर, मैं चाहता था कि वो वहां ना जाए, बस। चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ बेटा, चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, देखो देखो देखो, चीटी मर गई। आई वॉन्टेड दैट शी नॉट गो देयर। भाई साहब कितना भयंकर लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल गलत है सर, इससे गलत तो सेंटेंस इंग्लिश में हो ही नहीं सकता, और ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आई वॉन्टेड दैट, मैं चाहता था कि वो वहां जाए, ठीक है, मैं चाहता था कि वो वहां ना जाए, क्या कहा? सर नॉट टू गो देयर कर दो ना सर, प्लीज ना सर, नॉट टू गो देयर कर दो ना, मेरा बेटा बेटे बच्चे पेपर में ऐसे ही आएगा। आई वॉन्टेड दैट शी नॉट टू गो देयर, आई वॉन्टेड दैट शी डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर वो वहां नहीं जाती है, पागल, टेंस थोड़ी ना है। आई वॉन्टेड दैट शी डज नॉट गो देयर, मैं चाहता था कि वो वहां नहीं जाती है, मैं चाहता था वो वहां नहीं गई थी। आप टेंस तो लिख ही नहीं सकते, सिंपल मस्तानी लाइफ। चलो रेड से काट देता हूं इनको, है ना, रेड से कटा हुआ दिखेगा। क्यों छोटे, आया मजा? इसीलिए भाइयों बहनों, जरा इसको देखो, मैंने कहा था इधर मैं कुछ लिखवाऊंगा, क्या लिखवाना था मेरे को? अभी 2 लाइन और भरूंगा। यहां मुझे लिखवाना था बेटा कि जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना, बस। यहां पे भी 2 लाइन और लिखवानी मेरे को, ऐसे लगवाना, देख रहे हो? बस कुछ नहीं, सीधा, सीधी फर्स्ट फॉर्म बोली ना तो सीधी नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सीधी नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फॉरवर्ड बेटा बाद में वॉइस में आएगी, यहां नहीं। देखा, मस्तानी लाइफ। विल लगा दो, विल क्यों लगाएगा बे? जो बता रहा हूं वो मत लगाना, तो नाश कर दे, खुद से बना अंग्रेजी तो। ओहो बढ़िया जी, चलो सर। हो गया ना भैया काम आसान? चलो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दो, मस्तानी लाइफ। देखो एक क्वेश्चन बनाता हूं बहुत बढ़िया। I suggested to him that,
he dashed his time anymore। बताओ बेटा मैंने उसे क्या सलाह दी होगी। ए, डज नॉट वेस्ट। बी, डू नॉट वेस्ट। सी, वेस्ट। डी, नॉट वेस्ट। बताओ भाइयों क्या होगा। देखो जी डियर, अब यहां था मेरे बच्चे नॉट वेस्ट। चलो आ गया मैं वापसी। क्या है सर? नॉट वेस्ट। आई सजेस्टेड टू हिम दैट ही नॉट वेस्ट हिज टाइम एनीमोर। ये पेपर में आया हुआ है भैया।
सीजीएल मेंस और सीडीएस, ये 2 एग्जाम्स में आया हुआ शानदार जानदार गर्मा गर्म क्वेश्चन आपने देखा। कॉन्फिडेंस बढ़ा बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो यहां आ जाएगा, अगर मैं कह रहा हूं आई सजेस्टेड टू हिम दैट ही डज नॉट वेस्ट, टेंस बनेगा, डू नॉट वेस्ट टेंस बनेगा, तो टेंस तो आ ही नहीं सकता। अब कोई किसी को यह सजेस्ट क्यों करेगा कि अब और ज्यादा समय व्यर्थ करो, ये नॉनसेंस हो जाता। तो ये आगे बढ़ते। अब सर आपने ये क्या लिखवाया, 2 लाइन और कह रहे बेटा, 2 लाइनें मैंने लिखवाई थी पैसिव वॉइस सेंस में। अब आपको आगे मैं अगले पेज पे कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं। देखो एग्जांपल, अगर मुझे ऐसे बोलना हो बेटा, मैं चाहता हूं कि ये कमरा आपके द्वारा साफ किया जाए, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसका पैसिव वॉइस बनवा रहा। ठीक है, कैसे बनता है पैसिव, कॉपी मत करिएगा, रफ है बेटा, मैं कुछ समझा रहा हूं। मैंने बोला आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो आप कॉपी नहीं करना बेटे, रफ है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, आप ये पैसिव बनाते हो बेटा। इसका मतलब पैसिव वॉइस में तो ये तो होता ही है यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन बता दो, और प्लस ये फॉर्म क्या है, बी की फॉर्म। इज किसकी फॉर्म होती है बेटा, बी की फॉर्म। इसीलिए पैसिव वॉइस को इन शॉर्ट बोल दिया जाता है बेटा बी प्लस थर्ड फॉर्म। हैंस प्रूव्ड, वेरी गुड, हैंस प्रूव्ड। आपने बोला बिल्कुल सर। तो इसी बात को मेरे शेर यहां पर आप अप्लाई कर लो। अगर ये है एक्टिव, तो ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, नेगेटिव। पैसिव बनाना है ना बेटा फर्स्ट फॉर्म का, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ और बाई प्लस ऑफ एक्शन, ये इसका बेटा पैसिव वॉइस बनता है। अभी एग्जांपल भी लिखो, यहां पे कॉपी कर लो पहले आप। अगर नोट लगाना है ना बेटा, तो इससे पहले नोट लगा दो, नॉट बी प्लस थर्ड, और बाई प्रेपोजिशन आएगी और डूअर ऑफ एक्शन, काम का करता। अभी बताऊंगा बेटा इसका एग्जांपल लिख के, बिल्कुल एक ही एग्जांपल से सारा कुछ बता दो। ये 4 चीजें हो सकती है, तो कैसे एग्जाम में पहचानोगे, कैसे क्या है। अब मैं अगर एक बार, हां ठीक है, उसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो वो आपके लिए बात बन जाएगी। ठीक है, करो एक बार इसको कॉपी। अब एक एग्जांपल लिखता हूं जिसमें चारों चीजें लिख दो। हो गया भैया, चलिए अब एक एक एग्जांपल, मैं क्या आप खुद बना दोगे, एक एग्जांपल बनाओ। सपोज मुझे बोलना हो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम ये कमरा साफ करो, मैं चाहता हूं वो ये कमरा साफ करे, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो, आई वॉन्ट दैट ही क्लीन दिस रूम, मैं चाहता हूं वो इस कमरे को साफ करे, बेटा फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि, अब इसका पैसिव बनाना हो, मैं चाहता हूं कि ये कमरा उसके द्वारा साफ किया जाए, तो आप पता है क्या बोलोगे, आई वॉन्ट दैट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम। बस बेटा किसके द्वारा किया जाएगा, है बाय हिम। आई वॉन्ट दैट दिस रूम बी क्लीन बाय हिम, आई वॉन्ट दैट दिस रूम बी क्लीन बाय हिम, ये भी है। बन गया ना बेटा, दोनों का नेगेटिव बना दो, कुछ नहीं करना, नोट लोट लगा दो। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, मैं चाहता हूं कि वो ये कमरा साफ ना करे, तो बेटा नोट लगा दोगे। मैं चाहता हूं ये कमरा उसके द्वारा साफ ना किया जाए, तो नोट लगा दोगे। उससे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं बेटा, उससे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, खत्म। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा, पैसिव वॉइस है पेपर में, कैसे पता चलेगा, अपने आप पता चलेगा बेटा, कमरा तो उसको साफ करेगा नहीं, कमरा उसके द्वारा साफ किया जाएगा, पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल लिखूं, देखो, जैसे मैंने ये बोल दिया, मैंने बोला आई वॉन्ट दैट दिस पेन यूज बाय माई फ्रेंड। ठीक है, टू राइट अ लेटर, मैं चाहता हूं कि ये पेन मेरे दोस्त के द्वारा यूज किया जाए,
लेटर लिखने के लिए, तो यूज नहीं सर, दिस पेन बी यूज्ड बाय माय फ्रेंड, आई वांटेड दैट दिस पेन बी यूज्ड बाय माय फ्रेंड टू राइट अ लेटर, ये चीज है। ठीक है, बताओ बेटा, क्या प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड भी मुश्किल था? बिल्कुल नहीं, अगर आप ठीक है आराम से इस चीज को समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। बताओ बेटा, डन है? नॉट। एक चीज का आपने बस ध्यान रखना बेटा, जब हम सजेस्ट करते हैं और या हम किसी को एडवाइस करते हैं, इस केस में पुत्र जी आपके पास दो चॉइस होते हैं, टू ऑप्शंस होते हैं आपके पास। क्या आप इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, या तो आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज कीजिए, या तो आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज कीजिए, या मेरे बच्चे आप शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए, या आप शुड का यूज कीजिए, शुड मॉडल, क्योंकि मॉडल भी भावनाएं बताते हैं। तो सजेस्ट और किसमें, एडवाइस के केस में आपके पास दो ऑप्शन। कैसा सर? चलो जी एग्जाम्पल बताता हूं मेरे भाई आपको। जैसे अभी अभी आप ये लिख रहे थे ना, I suggested to him that he help his friend. मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपने दोस्त की मदद करे, है ना बेटा? I suggested to him that he help his friend. मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपने दोस्त की मदद करे, बिल्कुल सही बेटा। ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे, I suggested to him that he should help his friend. मैंने उसे सजेस्ट किया था कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, ये भी सही है बेटा। तो यहां सजेस्ट हो या एडवाइस हो, उस केस में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड भी आ सकता है बेटा, और दिल थाम के बैठेगा मेरे दोस्त, वहां पर शुड मॉडल भी आ सकता है। वहां पर शुड मॉडल भी आ सकता है। अगर आप इन चीजों को नहीं जानोगे फंस जाओगे भैया पेपर में। आप तो शुड को काट के आ जाओगे, नहीं आप बोलोगे अरे सर सजेस्ट शुड के, अरे शुड तो आ सकता है बेटा, पक्का आ सकता है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। तो ये तो आपको पहले से ही पता था बेटा, आपको ये नई चीज पता है। ये मत सोचना ये नया सीख, अरे तो मॉडल में सीखा ही आपने कि सजेशन के केस में शुड आता है ना? बताओ मेरे भाई, हुआ जी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड? तो बेटा ये था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो हमारा खत्म, अब आगे अगली टाइप के वर्ब को पढ़ते हैं। तो बड़ी प्यारी सी, इजी सी, बहुत ही प्यारी सी ये वर्ब थी आपकी। क्या सर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वापस आएगा? वापस आएगा बेटा। कब? नरेशन और वॉइस में ये वापस आएगा, वहां पर भी काम आएगा। इसलिए कई बार बच्चा कहता है सर मैंने वर्ब की क्लास नहीं ली, मुझे वॉइस नरेशन समझ आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको टेंस वर्ब ये सारी क्लासेस ली होनी चाहिए बेटा, तब वॉइस नरेशन टॉपिक समझ आएंगे। इसलिए पेपर में क्वेश्चन कहां से आएगा वो पता नहीं होता बेटा, कहीं से भी दे देगा एग्जाम्पल। डन है? तो ये थी बेटा मूड वर्ब, जो बड़े ही अच्छे तरीके से आपने सीख ली बेटा। टाइप नंबर कौन सा था? ये 10 था हमारा मूड वर्ब का टाइप नंबर, हाँ 10। अब हमारी एक लास्ट टाइप बचती है 11। वो कौन सी टाइप है? आ जाओ बेटा। ये भी बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये होते बेटा डिलेक्सिकल वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब्स और
और मैं लिखवा देता हूं, इनके अलग अलग नाम है। इनको डिलेक्सिकल वर्ब बोल दो, इनको मेरे बच्चे एम्फेसाइजिंग वर्ब्स बोल दो, अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं। इन्हें एम्फेसाइजिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, डिलेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, और इनको एम्फेटिक वर्ब्स भी बोल देते हैं। एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग बात बराबर है। और इन्हीं को आप बोल सकते हो एम्प्टी वर्ब्स, खाली वर्ब्स। एम्प्टी वर्ब्स, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। ये वर्ब खाली होती है। क्यों होती है खाली, अभी बताओ। क्या क्या नाम है इनके? इनके हैं मेरे बच्चे डिलेक्सिकल वर्ब्स, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक, बात बराबर है, या मेरे बच्चे एम्प्टी वर्ब्स, खाली वर्ब्स, ये इन्हें कह दिया जाता है। क्यों? क्या इनकी डेफिनेशन होती है? क्या होती है सर ये वर्ब? पहले बेटा आपको इसके एग्जाम्पल्स लिखवा के मैं समझा दूं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके बाद इसके फीचर्स लिखवाऊंगा, ठीक है ना? तो पहले इसके बड़े अच्छे तरीके से एक इंट्रोडक्शन को देखिए, आखिरकार वाकई में डिलेक्सिकल वर्ब क्या होती है, ठीक है ना? तब पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। होता क्या है बेटा, होता क्या है, जब कभी भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत बार ऐसे ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जो मैं अभी लिखने वाला, बहुत बार देखे होंगे। जैसे मैंने बोल दिया आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूं, तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई क्लीन माई रूम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप सबको पता है ना? आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूं। कई बार आप ऐसा डायलॉग पढ़ते हो, आई डू क्लीन माई रूम, मैं जरूर अपना कमरा साफ करता हूं। आई डू क्लीन माई रूम, आई डू क्लीन माई रूम। बोलते ना, चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, प्लीज डू कम, प्लीज कम, प्लीज आना, प्लीज डू कम, प्लीज जलूल जलूल आना। तो भैया वही है जलूल जलूल, ठीक है? आई डू क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा जरूर साफ करता हूं। आप क्या कर रहे हो बेटा, ये जो बंदा यहां लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से समझोगे ना, अगर आप ध्यान से समझोगे, इसका कोई मतलब नहीं, नो मीनिंग। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है बेटा। आपने बोला सर ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, आप सिंपल एक साधारण तरीके से बात कर रहे हो, मैं अपना कमरा साफ करता हूं। आई डू क्लीन माई रूम, ये एम्फेसाइजिंग वे, ये एम्फेसाइजिंग वे है, बस। आई डू क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा जरूर साफ करता हूं। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं। तो ये क्या कर रही है, एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज किया स्टेटमेंट को। बेटा उस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, एम्फेसाइज किया। आई गो देयर, आई डू गो देयर, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज देयर, ही डू गो, ही डज गो देयर, वो जरूर जाता है। कुछ नहीं किया, सिर्फ एम्फेसाइज। इसलिए क्या मैंने एम्फेसाइज किया सर इसको, इसीलिए बेटा इसे एम्फेसाइजिंग वर्ब्स या एम्फेटिक वर्ब्स बोल दिया जाता है। दूसरा, इसका कोई मीनिंग है? आई डू क्लीन माई, ठीक है, रूम, इस डू का कोई मीनिंग है? नहीं। आई का मीनिंग है, क्लीन का मीनिंग है, माई रूम का मीनिंग है, डू का कोई मीनिंग नहीं। तो मेरे बच्चे याद रखो, इस वर्ब का क्या है, नो मीनिंग, नो मीनिंग, मीनिंग ही नहीं है, इसलिए इसे बोल दिया जाता है एम्प्टी वर्ब, खाली वर्ब। नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है इसके पास कि ऐसा लंबा चौड़ा कोई मेन मीनिंग सेंटेंस है इसके पास कोई मीनिंग नहीं है। नो मीनिंग, नो मेन मीनिंग, कुछ नहीं। ऐसे ही, मैं कौन, बस ऐसे ही एम्फेसाइज करूं, बस, कुछ नहीं। इसका कोई मीनिंग नहीं बेटा, इसलिए इसे बोल दिया जाता है एम्प्टी वर्ब। एम्फेसाइज करते इसलिए एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक वर्ब बोलते, खाली है एम्प्टी वर्ब बोलते। और दूसरा, सर डिलेक्सिकल क्यों बोला गया? बेटा डिलेक्स करने का मतलब क्या होता है? डिलेक्स रूम तो अच्छा, साज सजावट, बहुत ही अच्छा फर्निश्ड है ना। डिलेक्स का मतलब यही होता है ना, बेहतर। इसलिए इसे डिलेक्सिकल वर्ब भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, एम्फेसाइज किया स्टेटमेंट को, एम्फेसाइज करती है, इसलिए इसे डिलेक्सिकल वर्ब भी बोल दिया जाता है। जब आप सेंटेंस को एक नखरे में बोलते, जब आप एक सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलते हैं, जब आप एक सेंटेंस को थोड़ा नखरे में, थोड़ा स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं भैया, कोई दिक्कत ही नहीं।
इसलिए मैं अपना कमरा साफ करता हूं, मैं अपना कमरा साफ करता हूं, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जरूर जल्दी उठता हूं। कोई बात, सिंपल आप बात को थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोल, इसको कोई मीनिंग नहीं देना चाहते, इसलिए वो कौन कौन सी वर्ब होती हैं, इनके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे मेरे साथ मिलकर। अभी लिखवाऊंगा, वरना पेपर में आप तो एरर निकाल देते खड़ा खड़ा। इसलिए इस बार कई बार बच्चा इसको रट लेता है, डू डज या डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं तगड़ा। क्यों? उनको नहीं पता होता है डिलेक्सिकल वर्ब होती है, नहीं पढ़ाता बेटा कोई भी, उनको पता ही नहीं डिलेक्सिकल वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, वो तो बेचारे गलती निकाल देंगे, बोलेंगे डू क्लीन हटाओ ये लगाओ। तो इस बात को समझना है, इसी को हम डिलेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं और सब वर्ब के अलग अलग अपने हिसाब के फॉर्मेट होते हैं। अभी और भी समझो, देखो बेटा, कभी आपने एक बात सोची है, मैंने एक सेंटेंस बनाया आई शावर्ड, तो बेटा इसमें शावर मेन वर्ब, शावर इसमें मेन वर्ब, आई शावर्ड मैंने शार लिया था, मतलब मैं नहाया था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन क्या हो, देखना अब जादू देखना मेरा, ऐसा जादू चलाऊंगा, ऐसा जादू चलाऊंगा, हां, कि मैं इस वर्ब को नाउन बना जाऊंगा। है, नाउन कैसे बना दोगे? देखो बेटा, हम इसको बोल सकते हैं जब आप नहाते हो, आई टुक अ शावर, आई टुक अ शावर, ये होता है नखरे में बोलना। जैसे एक बंदा आया बोला आई शावर्ड, मैंने नहाया था, उसने बोला आई टुक अ शावर, आई टुक अ शावर, आई हैड अ शावर, हैड भी बोलते हैं टुक भी बोलते हैं, आई टुक अ शावर, आई टुक अ शावर। यहां टुक का क्या मतलब है? मैंने शार लिया था, लिया था क्या ऐसे शार था ऐसे ले लिया, इसका मतलब भी है मैंने नहाया था, इसका मतलब भी है मैंने नहाया था। दोनों में कोई फर्क नहीं है मेरे बच्चे, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। तब हुआ क्या, एक में भाई तुमने पता है क्या किया, तुमने बड़ी चालाकी से एक आर्टिकल लिखा, और ये जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी बेचारी, इसको कैसे यूज किया? एज अ नाउन। हाँ, और एक ऐसी वर्ब ले आए बेटा, एक ऐसी वर्ब ले आए जिसका ना के बराबर मीनिंग, ना के बराबर मीनिंग, ना के बराबर मीनिंग को इंग्लिश में लिटिल मीनिंग कहते हैं। ना के बराबर का इंग्लिश होती है लिटिल, लिटिल मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या मीनिंग है? मैंने शार लिया था, शार लिया था मतलब मैंने नहाया था, आई टुक अ शार। हाँ, इसका ना के बराबर मीनिंग है बेटा, इसीलिए इस टुक को हम यहां पर डिलेक्सिकल वर्ब बोलेंगे। जैसे अब आपको बोलना मैंने गरम शार लिया था, तो वहां तो नहीं बोल पाओगे ना आप आई शावर्ड हॉट, नहीं, आप इसकी हेल्प लोगे। आप पता है क्या करोगे, आई टुक, आई टुक अ हॉट शावर। क्यों? अब आपने शार एज अ नाउन यूज कर ही लिया है, हाँ एज अ नाउन यूज कर ही लिया है, हाँ, तो उससे पहले आप एडजेक्टिव भी लगा दो, आई टुक अ हॉट शावर, ये आर्टिकल हो गया, डिलेक्सिकल वर्ब हो गई। आई टुक अ हॉट शावर, मैंने गरम शार लिया था, आई टुक अ शार, मैंने शार लिया। तो अब ये जो है ना, हाँ, अब इसी के पास है बेटा मेन मीनिंग, इसी के पास मेन मीनिंग है, उस वर्ब डिलेक्सिकल वर्ब के पास मेन मीनिंग नहीं है, मेन मीनिंग उसी के पास रहा। तो सर ऐसे क्यों बोलते हैं? बेटा भाषा है, लैंग्वेज है, एक बात एक तरीके से नहीं दो तरीके से बोल रहा है, दोनों के बोलने में मतलब फर्क है। फर्क क्या? बोलने में फर्क है, मीनिंग सेम है, फर्क क्या है? इसमें स्टाइल आता है, थोड़ा लहजा बदलता है, इसलिए इसको डिलेक्सिकल एम्प्टी वर्ब बोला जाता है, एम्फेसाइजिंग वर्ब बोला जाता है। सिंपल आई शार, आई टुक अ शार, सिर्फ नखरा ही आता है और कुछ नहीं। तो क्या सर इसको सीखना जरूरी है क्या यार? पेपर में आएंगे क्या? आएंगे बेटा। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, है बेवकूफ। आई टुक शार या आई टुक अ शार, जब आप टुक को इस तरीके से यूज करते हैं बेटा, उसमें आर्टिकल अप्लाई करते हो। पेपर में आया आई टुक शार, पेपर में आया टुक शार, हाँ, अब तुम्हें तो टीचर रटा देते हैं, आई टुक शार नहीं होता, आई टुक अशार होता है, तो यहां पर टुक शार नहीं आएगा, आई टुक अशार आएगा। अब तुम्हें पता ही नहीं बुद्धू, तुम सोच रहे हो बेवकूफों की तरह आर्टिकल का एरर है, तुम्हें पता ही नहीं है डिलेक्सिकल वर्ब का एरर है, क्योंकि जब डिलेक्सिकल वर्ब किसी वर्ब को एज अ नाउन में चेंज करती है, टुक या हैड, वो उससे पहले आर्टिकल ही लेती है, आर्टिकल लेती है जरूर। तो फिर पागल, तेरे को पता ही नहीं,
कभी सोचा है क्यों बोलते हो आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक? ये फॉर आ वॉक क्यों बोलते हो? कभी बुद्धि ने काम किया है? वॉक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले आर्टिकल क्यों छापते हो? अगर पेपर में आया आई गो फॉर वॉक, एरर, क्या होना है? आई गो फॉर अ वॉक। फिर वहां रट्टा क्या मारते हो? और अच्छी बातों में आर्टिकल का प्रयोग करें, बत तेरी तो। ये डिलेक्सिकल वर्ब का फॉर्मेट है बेटा। डिलेक्सिकल वर्ब क्या करती है? डिलेक्सिकल वर्ब यूज होती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज ए नाउन यूज करती है, उससे पहले आर्टिकल वगैरह मार के। आई गो फॉर अ वॉक, वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक, वी टॉक्ड, वी हैड अ टॉक। अब देख रहे हो स्टाइल इसका क्या किया? देखो बेटा एक और एग्जांपल लिखना। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी, और एक मैं स्टाइल मार रहा हूं वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक। अब देखो वी हैड टॉक, वी हैड अ टॉक, तो आपने क्या किया? इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज अ नाउन यूज किया और उससे पहले एक आर्टिकल लिखा, और ये हैड यहां डिलेक्सिकल वर्ब है। जब आपको पता ही नहीं होगा इस बारे में तो आप डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ ही नहीं पाओगे, तो आप एरर कैसे बनाओगे? वही रट्टू तोते। फिर बाकी बच्चे भी तो रटते ही बेटा, बाकी भी बेचारे रटते हैं आर्टिकल का एरर। अरे डिलेक्सिकल वर्ब में आर्टिकल्स कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई होते हैं वो आपको यहां जानना होगा, ठीक है, आपको यहां जानना होगा। ये चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ना भैया, बड़े ध्यान से पढ़ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, है ना? तो क्या सीखा? कुछ कुछ समझ आ रहा है सर। डिलेक्सिकल वर्ब, जो भी वर्ब होती है उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, क्या क्या वो सारी लिखवाऊंगा। प्लस डिलेक्सिकल वर्ब क्या करती है सर? डिलेक्सिकल वर्ब एक नाउन की तरह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लेती है। एक डिलेक्सिकल वर्ब एक नाउन की तरह भी जो है फर्स्ट फॉर्म को यूज करती है, उससे पहले आर्टिकल लगा के। और हो सकता है जिसे तुम एज अ नाउन यूज कर रहे हो उससे पहले एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। वी हैड अ लॉन्ग टॉक, वी हैड अ क्यूट टॉक, वी हैड अ ब्यूटीफुल टॉक। कुछ भी आप लगा सकते हो, बिल्कुल। उससे पहले एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। तो क्या समझे डिलेक्सिकल वर्ब? डिलेक्सिकल वर्ब है बात को थोड़ा लहजा बदलने का, उसी का नाम है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। बनी ना बात? चलो कॉपी करो। इसकी डेफिनेशन सारी बातें कल पूरी करेंगे बेटा, कल खत्म करेंगे। अब छोटा सा एक इंट्रो आपने देख लिया, कल इसको रिपीट भी कर दूंगा, फिर आगे इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा एक एक करके इनको। जैसे पॉजिटिव वर्ब पढ़ी थी तब इसको पूरा करेंगे, तो कल आपका वर्ब टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर वर्ब की वो कैब करा दूंगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे, वो कोई टेंशन नहीं। सिर्फ इसको कॉपी करके छोड़ो। चलो अभी खाना वाना खा लो आप लोग, फिर बात करते। रिवाइज करना बेटा सारा वर्ब, है ना, अच्छे तरीके से। और ये आपको पता ही है आज 6 बजे वॉल्यूम 2 का आगाज है। हर बच्चे 6 बजे यूट्यूब पर लाइव रहिएगा, बहुत तैयार से और बहुत ही खूबसूरती के साथ वॉल्यूम 2 की आज रूट वर्ड से हम शुरुआत करेंगे। नमस्कार बेटा।